नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सीडीपी के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना शुरू किया था। आज का जो दोस्तों पेपर हमारा है वो सीडीपी का 2014 में जो सितंबर में एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। इसके पहले मैंने चैनल पे 2014 फरवरी का पेपर अपलोड किया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो फरवरी एग्जाम का था और ये सितंबर का है, ठीक है। तो चलिए, सितंबर 2014 सीटेट का जो बाल विकास का सेक्शन है उसके प्रश्नों को देखते हैं और हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या लिख रहा है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। समर्थित मतलब कह लीजिए कि किसके द्वारा इसको अप्रिसिएट किया जाता है, ठीक है। देखिए, पहला लिखा है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो देखिए, विकास में कभी भी परीक्षा करना, अंक लेना या अंक देना, दंड देना, ये सब होता ही नहीं है। तो पहला वाला गलत। दूसरा देखिए, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, बिल्कुल नहीं। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। मतलब एक ऐसा आप वातावरण या एनवायरनमेंट दीजिए ताकि बच्चा अच्छे से अच्छा सीख सके, ठीक है। तो देखिए, हम उस उन शब्दों को पकड़ेंगे या उन सरल शब्दों से उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जो हम लोग हमेशा देखते हैं, ठीक है। तो आप ही सोचिए, अगर एक आप खुशनुमा माहौल देंगे और एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। यही तो कहा है संज्ञानात्मक विकास। अगला देखिए, मानव विकास है। देखिए, तो मानव विकास क्या है आपका, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, यानी कि दोनों पक्षों का विकास होना चाहिए, ठीक। देखिए, प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद अभी ये कल वाले प्रश्न पत्र में भी आया था। प्रकृति पोषण विवाद मतलब एक ऐसी पहल या कह लीजिए कि ऐसी बहस जो चलती हुई आ रही है कि प्रकृति हमारा किस प्रकार से पोषण करती है। तो देखिए, ये है आपका आनुवंशिकता और वातावरण, यानी कि किसी भी बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा और जैसे उसके आनुवंशिकी लक्षण अर्थात माता-पिता से जो लक्षण प्राप्त होंगे, उसका डेवलपमेंट भी ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि उसी हिसाब से होगा, ठीक? यानी कि अगर वो एजुकेट फैमिली में है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो एजुकेटेड हो, और अगर वो अनएजुकेट फैमिली से है, तो वो एजुकेट होगा, बट उसको ऐसा व एनवायरनमेंट मिलेगा तब, नहीं तो वो भी अनएजुकेट रह जाएगा, ठीक है? तो प्रकृति पोषण विवाद में आनुवंशिकता और वातावरण का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है? ये विवाद चलता आ रहा है। देखिए, आगे लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिकरण के लिए निष्क्रिय है? निष्क्रिय मतलब, जैसे सामाजिकरण मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना और चीज़ों को सीखना। तो कौन निष्क्रिय है, मतलब किसका उतना रोल नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य क्लब का होगा, जैसे जहाँ पे हेल्थ फैकल्टी है वहाँ आप जाएँगे तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे कि भाई तुम्हारी फ़िटनेस कैसी बनी है? तुम्हारी गड़बड़ कैसे है? वगैरह-वगैरह। परिवार में ये बातें होती हैं, इको क्लब में भी ये बात, इको क्लब मतलब जहाँ एनवायरनमेंट की बात हो रही है वहाँ भी इंटरेक्ट ज़रूर करोगे। लेकिन जो ये सार्वजनिक पुस्तकालय है, पुस्तकालय में क्या होता है, लोग किताब खोल के पढ़ने बैठ जाते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब रहता नहीं है। तो यहाँ पे निष्क्रिय एजेंसी है अगर सामाजिकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। तो देखिए, सारे प्रश्नों को आप जानते हैं, बस थोड़ा-सा उसको टटोलने की ज़रूरत है। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो कह लीजिए चैप्टर कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए, वाइगोस्की थ्योरी बार-बार आ रहा है, हर बार ये आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा आपसे अलग पूछा है। एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, कह रहा है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? यानी कि जो वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में किस चीज़ को उन्होंने ध्यान नहीं दिया है? देखिए, सामाजिक सिद्धांत है वो तो ध्यान देंगे ही देंगे। सामाजिक के साथ-साथ अगर आप समाज की बात करेंगे तो उसकी संस्कृति भी आएगी। संस्कृति के बाद में आप किसी भी अगर 2 व्यक्ति हैं, एक-दूसरे से बात करने के लिए कोई न कोई भाषा का प्रयोग तो करेंगे करेंगे, अर्थात भाषा भी आएगा। तो किस पहलू की उपेक्षा अर्थात कौन-सा पहलू नहीं आएगा, तो जैविक। ठीक है, जैविक पहलू वाइगोस्की के सिद्धांत में कहीं भी नहीं आता, क्योंकि वाइगोस्की ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। अगर आप सामाजिक रूप से या सामाजिक व्यवहारिक रूप से किसी व्यक्ति से इंटरैक्ट करते हैं, तो आपको भाषा की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ तो कुछ बताएँगे कि जैसे मैं ये हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, उस धर्म से हूँ, यानी कि संस्कृति का भी कहीं न कहीं आदान-प्रदान होगा। लेकिन जैविक की बात करें, तो ये कहीं भी नहीं आता, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक। आगे देखिए, एक देखिए इसको तो आप पकड़ सकते हैं। देखिए, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथ से सोचते हैं, तो वे कौन से स्तर शामिल, आप भी पता होगा कि आँख, कान, नाक, मुँह, त्वचा ये सब क्या है? ये सब हमारी क्या है? इंद्रियाँ हैं। तो ये कौन-सा स्तर होगा? इंद्रियगामक स्तर, ठीक है? ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। उन्होंने ही बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है, तो आँख, कान, हाथों से स्पर्श करता है और उसी से बाहरी ज्ञान का अनुभव लेता है, ठीक है? तो इंद्रियगामक जो है स्तर होगा ये
1 से 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं कैसे सोचते हैं, कैसी चीज़ों को समझते हैं, तो उनका लेवल क्या होगा इंद्रियजनित या इसी को कहते हैं संवेदीगामक, ठीक है, स्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। यानी कि कक्षा की पिकनिक जाने वाली है, तो रिया क्या कर रही है कि मैं ऋषभ से सहमत नहीं हूँ। अब देखिए आगे, वह सोचती है बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यानी कि वो समझ रही है कि अगर हम पिकनिक चलना चाहते हैं, सबके साथ चलना चाहते हैं, तो जो भी नियम कानून बने हैं उसको संशोधन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऋषभ कह रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है किससे संबंधित, देखिए, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। तो भाई वो क्या कहती है, वो तो यही चाहती है ना कि सहमत बना ले। सहमत मतलब सबको राजी कर ले और सबका सहयोग प्राप्त हो। इसीलिए तो चाहती है कि अनुकूलन के लिए क्या हो, नियमों में संशोधन हो जाए, अर्थात सहयोग की नैतिकता की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। देखिए, तो स्टर्नबर्ग ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया उसमें जो व्यवहारिक बुद्धि है ये उनका एक स्तर है, प्रायोगिक संसाधनपूर्ण और गणितीय बुद्धि नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये किसने दिया था, स्टर्नबर्ग। आगे बढ़ते हैं, देखिए किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। तो 1905 में सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षण किया था, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत भी दिया था, ठीक। आगे, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। देखिए, सही सही धारा प्रवाह में बोलना की बात करें, ये तो बोलने की बात हो गई, सुनने की बात तो हो ही नहीं रही है। जानना समझना और लिखना हाथ से लिखते हैं कान से थोड़ी। व्याकरण के नियमों में दक्ष होना ये भी गलत हो गया। तो ध्यान से देखिए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना। यानी कि जो भी कोई अगर व्यक्ति कोई आपको कुछ बता रहा है या कोई चीज सुना रहा है तो उसको आप पहले अच्छे से सुनिए, सुनने के बाद उसे अपने शब्दों में बताइए। वही कह रहा है उसमें हेर फेर करना, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ध्वनि संबंधित जागरूकता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10वें नंबर क्वेश्चन का पहला, ठीक। देखिए, प्रश्न पढ़िए, प्रश्नों से उत्तर बनाइए, ज्यादा मत सोचिए। ज्यादा आपने सोचा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, लिखा है कक्षा कक्ष में जेंडर यानी कि लिंग विभेद की बात कर रहा है, ठीक है, पुरुष महिला की बात कर रहा है। पहला देखिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल करता है भाई। अगर आप लड़कों की या लड़कियों की अपेक्षा करेंगे तो उनमें हीन भावना आएगी, तो अपेक्षा तो ये निष्पादन प्रभावित तो करेगा ही, लेकिन ये बोला नहीं करता। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों के हरासनोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। देखिए, ये सही लग रहा है क्योंकि उनका जो प्रयास है उसको हरासमेंट लाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। फिर भी अगला देख लेते हैं, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ये पुरुष शिक्षार्थी कैसा होता है भाई, होगा तो दोनों का होगा, तो ये भी गलत है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा, ये भी गलत। यानी कि जो राइट आंसर है शिक्षार्थियों का, ठीक है। यानी कि अगर आप जेंडर डाइवर्सिटी या कह लीजिए कि लिंग विभेद करते हैं तो शिक्षार्थियों का हरासमेंट होना ही होना है, चाहे वो प्रयास करें चाहे कोई काम करे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो सीखने की शैली का जासूस, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। देखिए, अगर आप ऐसे देखें तो आपको कुछ कम समझेगा। जरा आप इंग्लिश देखिए, विच वन इज द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल, तो विजुअल, ठीक है। जब हम लोग देख करके बहुत अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। जैसे आप इसमें पढ़ रहे हैं तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, या देख रहे हैं कि अच्छा इसका उत्तर ये है, तो आपको समझ में काफी चीजें आएंगी। किताब से पढ़ने में बोरिंग लगता है और हो सकता है वो समझ में कम आए, तो देख कर भी हम चीज़ों को सीखते हैं। तो चाक्षुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक शिक्षक एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। अच्छा, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या रही है। देखिए, पहली बात, योजना बनाया, योजना बनाने के बाद में जो अगला पाठ वो पढ़ाना चाहता है वो इस प्रकार से बना रहा है कि जो भी शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सके। तो देखिए, यह क्या है, सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के समय आकलन है। एक बात बताइए, जब वो योजना बना रहा है ना, तो अब जैसे हमने कहा कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो किसके लिए शब्द आता है ना, किसके लिए, तो वैसे ही सीखने के लिए वो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
असिस्टेंट फॉर लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन पर अधिक बोझ रहता है, गलत। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, मजबूरी थोड़ी है भाई, गलत। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के रोजाना उनका सूक्ष्म आकलन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व, स्वामित्व तो यहाँ होगा नहीं, तो जो राइट आंसर होगा ये, ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए क्या वैल्यूएबल होगा, उनको बोलने का अवसर मिले, इन सब चीज़ों को रोजाना वो छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं और उसी अनुसार अपना योजना बनाते हैं, ठीक है? रोजाना वो अवलोकन करते हैं। देखिए, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यानी कि अगर आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड मिल रहा है या आपको 50%, 100% या 80%, 90% मिल रहा है, तो इस ये कैसे डिफरेंस होगा? तो जब आप इसको क्या करेंगे, डीपली आप स्टडी करेंगे, तब ना होगा, यानी कि एनालिटिक अर्थात जब आप विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को तोड़-मरोड़ के देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अंक में क्या डिफरेंस है और ग्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, यानी कि विश्लेषणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला, लिख दिया छात्राएँ बस। देखिए, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे या उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। ऐसा तो है नहीं। ज़रूरी है क्या कि लड़कियों की कठिनाई है, लड़कों को भी तो आ सकती है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, देखिए पॉजिटिव कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लड़कों की बुराई तो नहीं किया है। इतना कह रहा है कि जैसे उसकी उम्र के लड़के होते हैं, वैसे ही लड़की गणित में अच्छी हो सकती है। तो अभी तक ये राइट आंसर चल रहा है। आगे देखिए, अपनी उम्र की लड़कों तुलना तो कभी ज़िंदगी में नहीं करना है। भाषा और संगीत संबंधित अधिक क्षमताएँ रखती हैं, नहीं। यानी कि अपनी उम्र की तरह जैसे अपनी उम्र उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हो सकती हैं या होती हैं। ये राइट आंसर है, ठीक है? छात्राएँ, क्योंकि आपको पॉजिटिव लेके चलना है। ये देखिए फिर क्वेश्चन आ गया ना, शब्दों में अक्षरों के क्रम में पढ़ने में कठिनाई। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था लेस जहाँ आएगा, लेक्स, लेस मतलब लेस है, किसमें लेस है? पढ़ने में। पढ़ने में लेस, यानी कि डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलिया आएगा तो वो गणित संबंधी विकार होगा, और जब लिखने की बात यानी ग्राफ की बात आएगा तो ग्राफिया होगा, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मीन्स पढ़ने में कमी या पढ़ने में दिक्कत आने वाली बीमारी। आगे देखिए, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रचार का वाक्य हो सकता है? देखिए, सभी के लिए शिक्षा, जब किसी भी शिक्षा व्यवस्था में या जब किसी भी सिस्टम में अगर सभी प्रकार के बच्चे मिल करके एक साथ पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। आगे, प्रवाहपूर्ण व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व हैं। देखिए, अब आ गया प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन और त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी मैंने आपको बताया था, अपसारी मतलब एक ही पॉइंट पे अलग-अलग दिशाओं में सोचना, तरह-तरह का, यानी कि प्रवाहपूर्णता के साथ सोचना, उसकी व्याख्या कर पाना, मौलिकता, लचीलापन, साथ ही साथ नई चीज़ें कैसे सीखें, उनके लिए क्या प्रारूप हो, क्या नियम कानून हो और उन चीज़ों को सीखने के लिए क्या उपयुक्त संसाधन होगा, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएँ क्या करनी होंगी, तमाम चीज़ें, यानी कि एक ही पॉइंट पे बहुत सारा चिंतन करना, इसी को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, यानी कि सृजनात्मक चिंतन भी इसका एक नाम है, और दूसरा नाम क्या है? अपसारी चिंतन, ठीक है? तो ये जो आपका लिखा है प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन, ये सब किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। आगे देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे, जैसे मतलब किस प्रकार के प्रश्नों में उन्हें अधिक समय देना होगा? देखिए, स्मरण में, रटना तो कराना नहीं है, समझ में समय होगा ऐसा नहीं है, बट सर्जन यानी कि क्रिएटिंग में उनको ज़्यादा समय देना होगा, ताकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, वो नई-नई चीज़ों का निर्माण कर सकें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्जन। अगला प्रश्न देखिए, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक स्क्रीनिंग और उपलब्धि। देखिए, जो इसमें ये निदानात्मक परीक्षण है, इससे हम लोग गणित में अच्छे से या सर्वाधिक उचित तरीके से आकलन कर सकते हैं। इस परीक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें बच्चे की पहले कमजोरी को जाना जाता है,
फिर ये विश्लेषित किया जाता है या इस बारे में चर्चा की जाती है या टीचर ये डिसाइड करता है कि यार इस बच्चे अगर ये कमी है तो इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा, वो उसको अप्लाई करता है। मान लीजिए तरीका फेल हो गया तो तरीका को चेंज करता है और बच्चे को हर संभव प्रयास द्वारा सिखाने का प्रयास करता है, ठीक है? तो ये हो गया निदानात्मक परीक्षण, निदान कर देता है, ठीक है? उसकी समस्याओं का निदान कर देता है। आगे देखिए 22वां प्रश्न। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। देखिए, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। ठीक है, अब इसका मतलब कह रहा है कि नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? देखिए, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता या फिर अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता, विशिष्ट विवरण पर लिखा है आपका विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता को ध्यान केंद्रित, या आपका लिखा है पहला विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, देखिए, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता को तय करने में, ठीक है? ये आपका 1 सेकंड रुक जाइए। इसका आंसर होगा नहीं, हाँ, ये इसका आंसर 4th वाला, ठीक है? देखिए, 4th वाला होगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने के लिए, ठीक? तर्कपूर्ण मतलब ऐसा नहीं कि कोई सूचना गलत सही है उसको आप ले लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए। देखिए, अल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? देखिए, खेल अनिवार्य है, उसे विद्यालय में प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ठीक है, देखिए, तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे को सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक अच्छा तरीका है। देखिए, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, हालाँकि खेल अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। लेकिन खेल अनिवार्य है, इसको विद्यालय में प्राथमिकता देना ज़रूरी नहीं है। खेल के साथ-साथ आपको लर्निंग भी होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन एल्बर्ट बंडूरा ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि सीखने के लिए मॉडलिंग या प्रतिरूपण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए। अगला लिख रहा है कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है, यानी कि जो निगमनात्मक तर्क होता है उसमें क्या शामिल है? तो सामान्य से विशिष्ट, ठीक है? यानी कि पहले आप छोटी-छोटी सिंपल-सिंपल चीज़ों को बताइए, फिर उससे जोड़-जोड़ के कठिन-कठिन चीज़ों को बताने का प्रयास कीजिए। तो ये है निगमन वाला, ठीक? देखिए आगे। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करता है। देखिए, सीधी-सीधी बात है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी आपकी त्रुटि कम होगी, अभ्यास करते जाइए त्रुटि कम होगी। तो ये पूछ रहा है यह विचार किसके द्वारा दिया गया थे? तो आप अच्छी तरह जानते हैं ट्राई एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ई.एल. थॉर्नडाइक ने, ठीक है? तो ई.एल. थॉर्नडाइक जैसे इनके प्रयोग में बिल्ली क्या कर रही थी? बार-बार प्रयास कर रही थी दरवाज़ा खोलने का, एक बार खुल गया, अगली बार उसने और कम समय में खोल लिया, अगली बार और कम समय में, अर्थात वो प्रयास करते रिजल्ट तक जल्दी पहुँचने लगी, ठीक है? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ई.एल. थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि यानी कि बच्चे के संवेग के साथ आपको अच्छे से क्या कहते हैं उसको अटैचमेंट देनी है, लिंक अप करना है ताकि बच्चा डीमोटिवेट ना हो। याद करना कभी नहीं होगा, गति भ्रमण होगा नहीं। देखिए इमर्जिंग या विचार करना भी नहीं होगा, सहानुभूति देना ये हो सकता है। सिम्पैथी यानी कि जैसे अगर बच्चे की मानसिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ है तो उसको आप प्यार से समझाइए कि बेटा देखो ऐसे करना है, ये करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो करो, ये सब चीज़ें, ठीक है? ताकि वो मानसिक रूप से अपने आप को कमज़ोर या पीछे ना समझे अथवा वो डरा हुआ महसूस ना करे। देखिए, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, अब प्रोत्साहित वर्ड आ गया है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है। उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। क्या? मोटिव, अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग या वचनबद्धता। तो आप ध्यान रखिए पहले लिखा है एक आंतरिक बल जो आपको प्रोत्साहित करता है, तो ये क्या होगा? मोटिवेशन यानी कि मोटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरण। निम्न में से कौन-सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ क्या की जाती है? इस्तेमाल की जाती है। देखिए, जैसे
प्रेरणा क्या होगा? जब आपको आवश्यकता होगी तभी तो आप प्रेरित होंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप क्यों पढ़ रहे हैं इस समय? तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कमज़ोर है या आपको जॉब की आवश्यकता है। तो ये कहीं न कहीं ये आपको भी मोटिवेट कर रहा है, ठीक है? तो ये जो आपका नीड है, नीड ही आपका किससे संबंधित है? नीड आपका संबंधित है अंतः बदलाव यानी कि किससे? अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन से। अगला प्रश्न। देखिए डैश लिखा है प्रेरणाएँ अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो कौन-सी प्रेरणाएँ? प्रभावी प्रेरणाएँ या भावनात्मक या संरक्षण उन्मुखी या सुरक्षा? तो भावात्मक, ठीक है? देखिए भावात्मक जो प्रेरणाएँ होती हैं वो अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं को या व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। ठीक है? भावात्मक मतलब जैसे कि आपको इमोशन कंडीशंस क्या है, ठीक? अफेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? यानी कि सकारात्मक मतलब पॉजिटिव देखिए, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, ये तो भय भई होना नहीं चाहिए। सहपाठियों से प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन आपको नहीं करनी है। माता-पिता का जो है दबाव ये भी नहीं होना चाहिए। तो आपका अगला क्या लिखा है? अर्थपूर्ण संबंध, यही आपको अधिगम के लिए प्रभावित करता है, ठीक है? अर्थपूर्ण मतलब जैसे आपने क्या पढ़ा उसको आप मीनिंग सहित या समझ के साथ ग्रहण करें, ये आपका बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा किसको? सीखने के अधिगम को या सीखने को, लर्निंग को ये बहुत ही इफ़ेक्ट डालेगा और किससे? पॉजिटिव रूप में, ठीक? अगर आप अर्थपूर्ण चीज़ों को समझेंगे, समझ के साथ उसको ग्रहण करेंगे, तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है या सीखने की जो शक्ति है, वो बहुत तेज़ी से विकसित होगी, ठीक है? तो दोस्तों ये था हमारा 2014 सितंबर का जो ईवीएस है उसमें सीडीपी का जो सॉरी ईवीएस कह रहे हैं, जो सीटेट है, सीटेट का पूरा आपका सीडीपी का प्रश्न पत्र हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब में चैनल। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।